सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री ने एक बार दोबारा से हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसे ऐसे राज्यों ने जिन्होंने समय समय पर नए टैक्सेस या सेसेस रिसोर्सेज पर इम्पोज करने का प्रयास किया है, को फिर से वार्निंग दी है और कहा है कि संविधान के आर्टिकल 286, 87, 288, 26, 87, 288 के तहत ये सारी पावरें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में वाटर सेस और इलेक्ट्रिसिटी पर एक सेस की व्यवस्था की है, उस एक्ट को गलत ठहराया है। तो इससे मेरे अंदर भी रुचि पैदा हुई कि मैं पढ़ूं, इसको जाके देखूं। और जब इन आर्टिकलों का मैंने अध्ययन किया तो आर्टिकल 286 बेसिकली ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि बाहर विदेश से आने वाला कोई माल या बाहर किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाने वाला माल या सेवा या किसी स्टेट से बाहर एक्सपोर्ट होने वाली सेवा पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है, क्योंकि उसका यूज़ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये भी इसमें आगे सब क्लॉज दिए गए हैं कि उसका यूज़ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या करेगी। और 287 में दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई भी टैक्स कोई स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज ना करे, विशेषकर जब उस इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है सेंटर कर रहा है या सेंटर से जुड़ी रेलवे व्यवस्थाएं कर रही हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर सेस इम्पोज ना करे। और 288 कहता है कि कोई भी किसी भी तरह का वाटर सेस भी कोई स्टेट इम्पोज ना करे अगर उसका यूज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट पर सेंटर बना रहा है। तो कोई डैम्स बना रहा है सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कोई व्यवस्था कर रहा है सेंटर, तो वाटर सेस स्टेट ना लगाए। मजे की बात है कि फेडरलिज्म एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। जो रिश्ता पहले हिमाचल प्रदेश और सेंटर के बीच में था या अन्य स्टेटों और सेंटर के बीच में था, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद चेंज हुआ है। पहले इस संबंध में उदार हृदय से प्लानिंग कमीशन के तहत और दूसरी व्यवस्थाओं के तहत एड मिलती थी। जो पहाड़ी स्टेट कमज़ोर थे उनको और ज़्यादा एड मिलती थी ताकि वो अपनी व्यवस्था को चलाए रखें। पर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के नाम पर अब स्टेट्स को अपना फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर खुद मैनेज करना पड़ रहा है, अपने रिसोर्स खुद मैनेज करने पड़ रहे हैं। और इसीलिए विशेषकर हम पहाड़ी राज्यों की जो फिजिकल स्थिति है और भी ज़्यादा ख़राब है। और दूसरा, हमारी फंडिंग भी जीएसटी लागू होने के बाद और कम हुई है, हमारा शेयर कम हुआ है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस हम एंजॉय करते थे वो भी हमसे ले लिया गया है। तो हम करेंगे। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हिमाचल प्रदेश कोई वस्तु पे, कोई सेब पे, कोई शॉल पे टैक्स नहीं लगा रहा एक्स्ट्रा। हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर टैक्स लगा रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहे हैं, जो कि सस्टेनेबिलिटी के क्वेश्चन में आते हैं। और जिन प्राकृतिक रिसोर्सों पे पहला हक हिमाचल के लोगों का है, उसके बाद पूरे भारत का है। जब हमारे पास रिसोर्स जनरेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हम नेचुरली अपने प्राकृतिक रिसोर्सों की कुछ कीमत चाहते हैं ताकि उससे हमारी भी जीवन क्षमता चल सके। तो क्या प्राकृतिक संसाधनों को एज अ प्रोडक्ट, एज अ गुड और एज अ सर्विस आर्टिकल 286 में देखना सही होगा या नहीं होगा? क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एंगल से जाएगा? क्या सिर्फ राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करने का अधिकार सेंटर के पास है? क्या उस राज्य जहाँ के वो लोग यहाँ रहते हैं उनका उन संसाधनों पे कोई अधिकार नहीं? विशेषकर ऐसे दौर में जब सेंटर हमें ये लॉजिक देते हैं कि आप अपने खर्चे खुद मैनेज करो, आप सेल्फ सस्टेन बनो। जो पहाड़ी राज्यों को बीइंग अ पहाड़ी स्टेट स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिलता था, कुछ एड्स मिलती थी लिबरल, वो भी आपने काट दी। तो ऐसे में हम भी तो किसी बूते पे अपने पाँव पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रश्न तो आना है, क्योंकि जैसे ही स्टेट ने अपना मॉडल, सेंटर ने अपना मॉडल एलपीजी पे ला दिया, तो भैया फिर तो रिसोर्सेज के लिए दोनों आपस में कम्पीट करेंगे, क्योंकि सेंटर भी खुद यूज़ नहीं कर रहा, आगे प्राइवेट कंपनीज को बेच रहा है।
और उससे रेवेन्यू अर्न करना। तो वो बेचने के बजाय हम भी तो अपना शेयर चाहते हैं उसमें। कोई स्टेट थोड़ी स्वयं यूज़ कर रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को, ग्रिड में ही बेच रहा है। और उसके पश्चात जो जो ये आर्टिकल फिर भी चले मतलब डिबेटेबल, पर उससे पिछला जो आर्टिकल आता है 287 जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस को मना करता है, बेसिकली वो तो स्पष्ट उसमें लिखा है कि ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, सॉरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी उसके ऊपर कोई टैक्स स्टेट ना लगाए, या उससे जुड़ी कोई रेलवे सप्लाई लाइन कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है उस पर सेंटर को स्टेट कोई टैक्स ना लगाए। वो ठीक बात है, पर आज सेंटर खुद यूज़ करता कहाँ है, वो तो ग्रिड में जाके बिजली को बेच रहा है। जब सेंटर भी बेच सकता है तो जिस स्टेट के में डैमों का निर्माण हुआ, जिस स्टेट ने विस्थापन को झेला, जिस स्टेट ने के लोगों ने डैम की मार झेली, उसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस पे कर रहे हैं, उनका कोई हक नहीं, स्टेट का भी और उस लोकल कम्युनिटी का कोई हक नहीं। ये एक बड़ा ही नया संवैधानिक प्रश्न उठ रहा है सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बीच में। इसके पश्चात जो वाटर सेस की बात कर रहे हैं, जो पंजाब भी लगा रहा है 288 में, वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर किसी स्टेट से कोई वाटर की नदी बह रही है, निकल रही है, उसका उद्गम हो रहा है, उसको मेंटेन करना, उसको सेफ रखना, उसको उसका परिरक्षण करना भी अगर उस स्टेट का कर्तव्य भी है, और बेसिकली उसके लोग उससे इंट्रिंसिकली जुड़े हैं, तो क्या उसके रिसोर्सेज पर कुछ लेवी लेना, वो लेवी कितना हो सकता है उस पर चर्चा हो सकती है, पर लेना क्या उस राज्य का हक नहीं बनता। जब ऐसे दौर में आप कह रहे हैं कि स्टेट्स को अपने रिसोर्सेज के लिए compete करो, अपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए compete करो, इन्वेस्टमेंट के लिए compete करो, तो क्या वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे जिस तरह से सेंटर यूज़ करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, कोल माइंस को और इन चीज़ों को। तो ये प्रश्न तो फिस्कल फेडरलिज्म में आना है। अगर हमारे यहाँ ये वाटर का है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, या प्योर एयर का जो हम बनाएंगे, हवा की जो जंगलों से जो हवा सुकस्टर होगी, और कार्बन ट्रेडिंग का जो इशू कल बनेगा, वो बात आएगी, तो सेंटर और स्टेट के रिश्ते रिसोर्सेज पर ओनरशिप को लेकर के फिर से रिडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। जिस तरह से जो छोटा नागपुर के पठार में जो हमारे पास जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या इसके दोहन पर सेंटर का ही छत्रराज रहेगा? क्या उन स्टेट्स का जहाँ ये मायने पाई जाती है, जहाँ पर क्या आदिवासी डिस्प्लेसमेंट झेलते हैं लोकल कम्युनिटी, उनका हिस्सा कहाँ जा रहा है भाई इसमें? उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उनका हिस्सा क्या, उनका प्रथम हक नहीं बनता उस पर? ठीक है, देश के लिए समग्र देश का हिस्सा है वो, पर क्या उनका कुछ अपना स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बनेगा उसमें? और क्या उस नीति निर्धारण में उनकी कोई से नहीं होगी, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसके नुकसानों के भोगी हैं? और अब विशेषकर आज हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं पहाड़ों में, चाहे सुबनसिरी में हो, आसाम में, अरुणाचल में हो, अपने ये सिक्किम में हो, और अपने हिमाचल में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट उस लोकल स्टेट को मोटे तरीके से देनी पड़ रही है, कितना डैमेज उनको होता है, उनकी लॉन्ग टर्म इकोलॉजी को नुकसान पहुंचता है। तो सिर्फ अभी तो खैर ये स्टेट्स भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए दौड़ रहे हैं, पर इनको भी कल सस्टेनेबिलिटी के प्रश्नों पे खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ भी एक एंगल आएगा कि प्रोजेक्ट हमें चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह का चाहिए, उसमें भी स्टेट्स को फैसला करना है। सेंटर ही खुद जाके डीपीआर नहीं बना सकता, स्टेट के लोगों की ज़िंदगी इसमें इन्वॉल्व है भाई, इस पर सोचना पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज के इस दौर में, और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, सेल्फ इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स के इस दौर में फेडरलिज्म को फिर से रिडिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस पहल में हमारे स्टेट में सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पहल है, इसको शुरू में इनिशियली शांता कुमार भी उठा रहे थे, तो ये एक फेडरलिज्म में एक नया डायनामिक्स पैदा कर रही है, और जो कि बहुत अच्छा है, जो कि सही मायनों में पावर टू द पीपल की ओर कदम है। मैं मानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी कल इस नेचुरल रिसोर्स से जो रेवेन्यू आएगा उस पर कब्जा करके बैठेगी, और उनकी लड़ाई फिर विज लोकल कम्युनिटी जहाँ वो प्रोजेक्ट आया है उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में भी कंट्राडिक्शन है, वहाँ भी बात होनी चाहिए। पर इनिशियल स्टेज में तो सेंटर को छोड़ना पड़ेगा, सेंटर से छूटेंगे अधिकार, स्टेट में आएंगे तब स्टेट से लड़ाई करके लोकल कम्युनिटी खींचेगी, पर अभी सेंटर ही लेके बैठ गया। शायद इससे हमारी डेमोक्रेसी भी और ज़्यादा डीपन हो। धन्यवाद।